गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसके साथ साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर्स, जो कि है 24 मई से रिलेटेड। आज है 24 मई और हम 24 मई से रिलेटेड करंट अफेयर कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस किसी कॉपी पर नोट करके रखिए और उनका रिवीजन करते रहिए। और अगर आप कॉपी पर नोट नहीं भी करते हैं तो भी आप वीडियो को फास्ट मोड में डाल के वीकली रिवीजन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का रिवीजन। और आज है 24 मई। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, नेपाल में एक बार फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग कर दी गई है। अब किस माह के मध्यावधि में चुनाव होंगे? बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार अगर आंसर बताऊं तो आंसर है नवंबर माह में। अब नवंबर माह में चुनाव होंगे फिर से नेपाल में, और मध्यावधि में मतलब लगभग बीच में 12 से लेकर के 19 नवंबर को नेपाल में चुनाव कराए जाएंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो केपी शर्मा ओली थे उन्होंने पहले तो सरकार बनाई, पहले तो कहा गया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से बात करें तो केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। फिर किसी कारणवश उनको विश्वास मत रखने के लिए कहा गया, और जब उन्होंने विश्वास मत नहीं रख पाया और वो उस विश्वास मत को रखने में हार गए तो विपक्ष से सरकार बनाने के लिए कहा गया, और विपक्ष भी अपना पद पर अपना जो अस्तित्व था उसको नहीं बना पाई। तो फिर ऐसी स्थिति में केपी शर्मा ओली को ही प्रधानमंत्री बताया गया। लेकिन उसके बाद स्थितियां फिर बदल गई, और फिर बदल गई तो यहाँ पर स्थिति ये सामने आई कि राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। और किसकी सिफारिश पर? तो केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर ही भंग किया गया है। तो इस समय नेपाल में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उस पर आप नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा, और फिर देखेंगे आगे कि यहाँ पर फाइनली प्रधानमंत्री कौन बनता है। देख लेते हैं एक बार। 12 से 19 नवंबर में चुनाव होने की संभावना जताई गई है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी की बात करें, इन्होंने केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 275 सदस्यीय सदन को भंग कर दिया है। 275 सदस्यीय ये जो सदन था इसको इन्होंने भंग कर दिया है। और इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि केपी शर्मा ओली ने स्वयं सिफारिश करके कहा था कि संसद द्वारा ये जो चल रहा है सत्र इसको भंग कर दिया जाए, और मैं एक बार फिर से सभी को सरकार बनाने के लिए कहा जाए, चुनाव कराए जाए। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है और पूर्ण बहुमत के साथ किसकी सरकार आती है। नेपाल की बात करें, काठमांडू यहाँ की राजधानी है, और मुद्रा की बात करें, रुपया यहाँ की मुद्रा है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जो नाम है रिहैब, ये एक बार फिर चर्चा में आया है अपने कार्यों की वजह से। तो हाथियों को मानव बस्तियों से दूर रखने के लिए रिहैब परियोजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये रिहैब परियोजना शुरू की गई थी, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसको शुरू करने का जो उद्देश्य था वो जान लेते हैं कि जो हाथी थे ये जंगलों से बाहर निकल करके मानव बस्तियों में प्रवेश कर जाते थे, और वहाँ इन्हें किसी न किसी प्रकार की क्षति होती थी, क्योंकि लोग फिर हाथियों से बचने के लिए गड्ढे खोद के रख देते थे जिसमें हाथी गिर जाते थे और फंस जाते थे, या फिर वो तार लगा रखते थे। तो इस तरीके के बहुत सारे कृत्य किए जाते थे, या उन्हें भगाने के लिए फिर जो वहाँ के निवासी होते थे वो तरह तरह के प्रयास करते थे जिसमें हाथियों को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँचती थी। तो उन्हें बचाने के लिए ये प्रयास किया गया है। अब ये प्रयास किसके द्वारा किया गया है? कृषि मंत्रालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मधुमक्खी पालन आयोग या वन्य जीव संरक्षण संस्था। तो ये जो प्रयास किया गया है ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिसको KVIC कहा जाता है, KVIC के द्वारा ये प्रयास किया गया है। तो KVIC इसका राइट आंसर है। इसने ये जो रिहैब प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया है। अब इसके तहत किया क्या जाएगा एक बार वो भी जान लेते हैं। तो ये जो रिहैब प्रोग्राम है इसके तहत में मधुमक्खियों के बॉक्सेस बनाए जाएंगे जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाएगा, और ये बॉक्सेस की एक दीवार सी बना दी जाएगी जंगल के चारों तरफ, ताकि हाथी उस जंगल में ही रहें। और हाथियों का क्या है कि ये मधुमक्खियों से दूर भागते हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा ना कि एक चींटी भी मधुमक्खी के लिए भारी पड़ जाती है अगर वो उसके कान में चली जाए। तो वैसे ही मधुमक्खी भी अगर हाथी के कान में चली जाती है तो हाथी के लिए ये बहुत ही
कठिन परिस्थिति हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में केवीआईसी का ये प्लान था, उन्होंने ये एक परियोजना सुझाई कि हम एक रिहैब परियोजना बनाते हैं जिसमें हम मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं और दूसरी ओर हम हाथियों को बस्तियों में आने से रोक भी सकते हैं। तो बस्तियों के आगे ये सारे के सारे बॉक्सेस लगा दिए जाते हैं, इनमें मधुमक्खी पालन भी होता रहता है और हाथी बस्ती में प्रवेश नहीं करते हैं इन मधुमक्खियों के कारण। तो बहुत ही अच्छा ये प्लान था और ये इसलिए इस समय कहा गया कि ये प्लान सक्सेसफुल बताया गया और हाथियों को बचाया जा सका और हाथियों ने बस्ती में काफ़ी हद तक प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं की थी। केवीआईसी की बात करें तो 1956 में केवीआईसी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई में और चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना। तो इनका नाम याद रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना। केवीआईसी इस समय चर्चा में रहा है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान यास की चेतावनी दी है, ये किस सागर में आएगा। अब आपको बताना है कि ये जो यास तूफान आने वाला है ये 26 मई के आसपास कहा जा रहा है कि टकराएगा। तो मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है यास तूफान की और ये एक चक्रवाती तूफान है जो कि आएगा बंगाल की खाड़ी में। अभी इससे पहले जो तौकाते तूफान आया था हमने देखा था कि वो आया था अरब सागर की ओर से, क्योंकि उसने जो तबाही मचाई थी वो गुजरात में, मुंबई में, इन क्षेत्रों में मचाई थी और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तूफान था क्योंकि गुजरात में बहुत सारे लोगों की हमें क्षति देखने को मिली। तो बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन ये सारी प्राकृतिक आपदाएं होती है जिनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें अगर कोई फंसता है तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि देखा गया मुंबई में जहाज फंस गए थे, इतने बड़े बड़े जहाज फंसे हुए थे और बहुत मुश्किल से उन्हें निकाला जा सका और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हमें देखने को मिली। तो फिलहाल ये यास तूफान आ रहा है और ये भी बहुत ही खतरनाक होगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में आएगा और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यास एक चक्रवाती तूफान है, 26 मई को इसको आने की संभावना जताई जा रही है। इसका नाम दिया है ओमान ने। अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपने यास तूफान के बारे में सुना हो क्योंकि न्यूज़ चैनल हम सभी देखते हैं, लेकिन इसका नाम जो दिया है वो दिया है ओमान ने। और ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। इसका जो नाम है यास, इसका अर्थ है निराशा, क्योंकि कोई भी नाम जब दिया जाता है उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो यास का अर्थ है निराशा और जो प्रभावित क्षेत्र होंगे वो होगा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र। इसमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को बुरी तरह मतलब रेड अलर्ट जारी है यहाँ पर, और इसके साथ साथ में उत्तर भारत में भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन यहाँ ये जो मोस्टली प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो कार्यबल है वो लगातार अपना काम कर रहा है। एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो C-130 आपने सुना होगा, हमारा जो एयरफोर्स है उसका विमान है C-130, इसको भी तैनात कर दिया गया है लोगों की मदद के लिए कि अगर कोई फंसता है समुद्र में या किसी भी तरीके से आप मदद पहुंचा सकते हैं तो आप मदद ज़रूर पहुंचाएं। तो यास तूफान से लड़ने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। आगे देखते हैं आने वाली परिस्थितियों में क्या होता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। अब इनका दूसरा कार्यकाल होगा, तो अगर आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन थे तो आप इसका आंसर इजिली दे सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र बत्रा को एक बार फिर से चुन लिया गया है। इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी नहीं की गई है, बाकायदा चुनाव हुआ था जिसमें इन्होंने मार्क क्रोडोन जो है इनको 2 वोटों से हराया था और 2 वोटों से हराने के बाद ये फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं मार्क क्रोडोन किस देश से हैं तो ये ब्राजील से हैं, जबकि नरेंद्र बत्रा जो है वो भारत से बिलोंग करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया को एक पुरस्कार दिया गया है, तो बस आप ये याद रखिए कि इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे सम्मानित किया गया है क्योंकि इसने खेल के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया और विकास किया है खेल का, तो इस वजह से इसको ये पुरस्कार दिया गया है हॉकी इंडिया को। और इस पुरस्कार का नाम है एटेनी ग्लिचिट्स अवार्ड।
एटनी ग्लिचिट्स अवार्ड ये दिया गया है हॉकी इंडिया को। तो आप याद रखिएगा कि हॉकी इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है इसके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए, खेल के क्षेत्र में जो इसने प्रयास किए थे उसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि वात्सल्य योजना का प्रारंभ कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य द्वारा किया गया है? वात्सल्य योजना। अब वात्सल्य योजना से आपको समझ आ रहा होगा कि वात्सल्य से हम अधिकतर जो मतलब निकालते हैं वो माँ के प्रेम से निकालते हैं कि माँ का प्रेम वात्सल्य होता है, प्रेम और वात्सल्य। तो माँ के प्रेम की तरह ये जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस दौर में कोरोना की लहर में अपने माता पिता को खो दिया, ना ही उनके पास माता रह गई और ना ही पिता, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, ये सोचते हुए उत्तराखंड की सरकार ने ये वात्सल्य योजना लॉन्च की है, उत्तराखंड सरकार ने। और ये जो सरकार है ये इन अनाथ बच्चों का अब भरण पोषण करेगी, और किस उम्र तक करेगी ये भी जानना जरूरी है क्योंकि जीवन भर तो नहीं करेगी। 21 वर्ष की आयु तक ये बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो भी इनका खाना पीना या फिर स्कूली व्यवस्था है वो सब उत्तराखंड सरकार देखेगी, ऐसा उत्तराखंड सरकार ने कहा है। और उसके बाद वो स्वयं सक्षम हो जाएंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकेंगे कि सरकार को उन्हें फिलहाल देखने की ज़रूरत नहीं हुई। तो वात्सल्य योजना उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए है कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को, और इसका प्रारंभ हुआ था 2000 से। सन 2000 से अमेरिका द्वारा ये शुरू किया गया था कछुआ जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं कि कछुओं की जो प्रजाति है, जैसे हमारे यहाँ भारत में पाया जाने वाला ऑलिव रिडले कछुआ, ये बहुत ही ज़्यादा संकट में है इस समय और इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। ये सिर्फ गहीर माथा जो बीच है ओडिशा में वहीं पर हमको देखने को मिलते हैं ऑलिव रिडले कछुए। और बताया जाता था कि लॉकडाउन की स्थिति में जब ये बीच बंद रहा, यहाँ पर लोगों का आवागमन नहीं हुआ, तो पता नहीं कहाँ से जिन कछुओं को इतना बचाया जा रहा है उन कछुओं की 8 लाख से ज़्यादा मात्रा वहाँ पर देखने को मिली। 8 लाख से ज़्यादा कछुए वहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि बीच खाली था और वहाँ पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल ही बंद थी। तो प्रकृति में हमारा कहीं ना कहीं हस्तक्षेप ये जो प्राणी हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं या फिर सजीव वस्तुएं हैं या फिर वृक्ष हैं, उन पर देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसलिए मानवीय हस्तक्षेप को हर जगह पहुंचाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो किसी का प्राकृतिक आवास है हमें वहां नहीं जाना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार को ज़रूरी नहीं है कि हर एक छोटी छोटी बात आपको बतानी पड़े। तो फिलहाल विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है और सन 2000 से ये प्रारंभ हुआ मनाया जाना, अमेरिका के द्वारा ये मनाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति राम लक्ष्मण जी का निधन हो गया। ये राम लक्ष्मण जी इनका नाम है और इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे एक संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार थे, बहुत ही फेमस। और अभी जब मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने किस किस मूवी में संगीत दिया है तो आप कहोगे कि ये सारी मूवीज तो आपने देखी हैं, क्योंकि मोस्टली ये मूवीज तो सभी ने देखी होगी। तो राम लक्ष्मण जी का निधन हो गया है आयु संबंधी बीमारियों के कारण। इनकी उम्र लगभग 78 वर्ष थी और ये एक संगीतकार थे। अब इनकी जो फेमस मूवीज थी, ये राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में संगीतकार थे। राजश्री प्रोडक्शन बहुत फेमस फिल्में हुआ करती थी। अब ये जो फिल्में थी, जैसे हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया या हम साथ साथ हैं, इस तरह की फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया है। तो इन सभी के गाने आपको बखूबी याद होंगे, आपने सुने होंगे। और इनका संगीत किसके द्वारा दिया गया था? राम लक्ष्मण जी के द्वारा, और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रायड रैंकिन ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका नाम है ब्रायड रैंकिन। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आपसे पूछा जा रहा है ये किस देश के गेंदबाज थे? तो फिलहाल ये इंग्लैंड के गेंदबाज थे जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये इंग्लैंड के गेंदबाज थे। इनके बारे में हम अगर जानना चाहें
तो ये जो ब्रायड रैंकिंग थे, इन्होंने आयरलैंड के लिए भी मैच खेला है। आयरलैंड की तरफ से ये खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं और इन्होंने आयरलैंड के लिए भी खेला है। और फिलहाल ये वैसे देखा जाए मेनली ये इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए भारत की दृष्टि से, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण जो है 563 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितने अरब डॉलर हो गया है। ये इस मंथ को कवर करने के बाद, इस मंथ भी बहुत सारा फायदा हुआ है विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत को। तो 563 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ में अब ये कितने अरब डॉलर हो गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण। तो ये हो गया है 590.028 अरब डॉलर। ये एक आंकड़ा है, आप देखिएगा ये आंकड़ा इतना हो गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ हुआ है, तो 563 मिलियन डॉलर, ये जो आंकड़ा है इसे भी आप याद रखेंगे, 563 मिलियन डॉलर के साथ में। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि 14 मई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार था 563 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ में 590.028 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। अब आप देखिएगा कि जो विदेशी मुद्रा भंडारण की सूची देखी जाती है उसमें जो रैंकिंग है भारत की वो 4th है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है, तो मतलब चीन के पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडारण है, क्योंकि चीन जो है, चीन के साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ व्यापार करती हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसा हमें देखने को मिलता है कि पैसा वहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण जो है उसके अनुसार भारत चौथे स्थान पर है और जबकि चाइना इस सूची में पहले स्थान पर है। और 563 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ में अब ये 590.028 अरब डॉलर हो गया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर ज़रूर करिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर से।